अगली न्यूज़ है, एक वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस हुई थी हाल ही में, जो कि 21 से 25 अगस्त तक चली थी। अभी हाल फिलहाल में, मतलब अभी से 4-5 दिन पहले की बात है, जो कि बीजिंग में ईटरॉन्ग इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में हुई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में 5 ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे जिन्होंने हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वो 5 ह्यूमनॉइड रोबोट्स उनकी स्किल की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। चाइना के बीजिंग में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें टोटल 27 डिफरेंट मॉडल्स आए थे ह्यूमनॉइड रोबोट्स के। चाइना का ये बीजिंग में होने वाला कॉन्फ्रेंस उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसकी हेल्प से वो वेस्टर्न प्लेयर्स टेस्ला और बाकी की जितनी भी कंपनीज हैं उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज को बीट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रोबोट इंडस्ट्री में जल्द से जल्द आगे बढ़ें और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनको बीट करें। आपको लगेगा कि ये सब हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 10 सालों में चाइना ने 100 बिलियन से ज़्यादा युआन इन्वेस्ट किए हैं रोबोटिक इंडस्ट्री में, जो कि होते हैं $13.7 बिलियन। चाइना बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ पर काम कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस मार्केट को लेकर, क्योंकि उसको पता है कि इस मार्केट में ही अपने आप में बहुत सारे नीश मार्केट भी मौजूद हैं। और मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स डाल दूंगा उन रोबोट्स की, और ये रहे वो रोबोट्स। आप देख सकते हो उनके स्किल्स कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने अब अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस पर 58% की इंक्रीज़ की है, और उसमें भी सारे प्लान्स पर नहीं, उनका जो फैमिली प्लान होता है उस पर 58% का इंक्रीज़ हुआ है। आप सबको पता ही है कि यूट्यूब क्या है, वरना आप ये वीडियो कैसे देख रहे होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर ऐड चलाई जाती है, और हम जैसे क्रिएटर्स इन एड्स की वजह से और स्पॉन्सर्स जो हमको मिल जाते हैं उनकी वजह से हमारा कंटेंट चलता रहता है, मतलब हम वीडियोस डालते रहते हैं। अब इसमें होता ये है कि हमको 55% मिलता है और यूट्यूब 45% रखता है। फिलहाल ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो यहाँ पर तो यहाँ तो अर्निंग नहीं होती है। बट मान लो अगर किसी क्रिएटर की अर्निंग होती है तो 55% वो क्रिएटर के पास जाता है और 45% जाता है यूट्यूब के पास। ऑफ कोर्स वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है बैकग्राउंड में, इसी वजह से वो बनता भी है। लेकिन कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं आपके ही जैसे, जो कि एड्स नहीं देखते हैं, उसकी जगह वो एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिस पर उनको एड्स नहीं दिखती हैं। और इसमें एक चीज़ और मज़ेदार है कि जो बंदा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेता है, अगर वो किसी वीडियो को देख रहा है तो उसकी वजह से ज़्यादा कमाई होगी किसी क्रिएटर के लिए। ये चीज़ जनरली देखी जाती है। तो अब जो यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जो फैमिली प्लान है, उस पर 58% का इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें होगा ये कि एक सब्सक्रिप्शन पर घर के 5 लोग उस सब्सक्रिप्शन से है ना अपने डिवाइसेस को चला सकते हैं, जो कि देखा जाए तो बेकार नहीं है, सही है। पहले ये फैमिली प्लान था 189 का, जो कि अब हो चुका है 299 का, वो भी 5 लोगों के लिए। मैं यहाँ पर एक लिस्ट डाल दूंगा सारे के सारे जितने भी प्लान हैं उनकी, ओल्ड वर्सेस न्यू की। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगली न्यूज़ है गोल्ड के प्राइजेस को लेकर। तो जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो वेडनेसडे की यूरोप सेशन में बहुत गिरे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि गोल्ड जो है वो यूएस डॉलर में ट्रेड करता है। और इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, और यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट के सिग्नल की वजह से गोल्ड के प्राइजेस के गिरने की पॉसिबिलिटी लिमिटेड है। हाल फिलहाल में यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल, देखा होगा हाल फिलहाल में आपने इंस्टाग्राम पे इनकी वीडियोस को, जिसमें ये हेलो बोलते हैं और शेयर मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ जाता है। तो इन्होंने रिसेंट में कहा था कि अब इंटरेस्ट रेट्स को कम करने का समय आ गया है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो नॉन इंटरेस्ट पेइंग एसेट्स जैसे गोल्ड, इसको होल्ड करना इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। इन्वेस्टर्स अब वेडनेसडे को फेड के ऑफिशियल क्रिस्टोफर वॉलर और राफेल बॉस्टिक के स्पीचेस का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीचेस और हिंट्स दे सकते हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे। गुरुवार और शुक्रवार, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को यूएस जीडीपी और पीएसई प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश होगा। अगर ये डेटा एक्सपेक्टेड से बेटर आता है तो यूएस डॉलर और मजबूत हो सकता है, जो गोल्ड के प्राइसेस को और नीचे ला सकता है। गोल्ड प्राइस करंटली थोड़ा लोअर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जो गोल्ड है वो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह लोगों के हिस्ट्री और उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से जब भी ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो लोग अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म में सिक्योर होता है। अगली जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने अपनी 10 साल से चल रही स्ट्रीमिंग सर्विस विंक म्यूजिक को बंद कर दिया है। जी हाँ, और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जो कि विंक म्यूजिक में काम करते थे, उनको एयरटेल के ही इकोसिस्टम में उन्होंने बुला लिया है। ये चीज़ कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने मनी कंट्रोल को बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत जल्द भारतीय एयरटेल एक टाई अप कर सकता है एप्पल के साथ, जिससे होगा ये कि एयरटेल के जो यूजर्स थे उनके पास एप्पल म्यूजिक का भी एक्सेस आ जाएगा, और जो विंक म्यूजिक के प्रीमियम यूजर्स थे उनको एयरटेल
की तरफ से स्पेशल ऑफर्स दिए जाएंगे जो कि उनको एप्पल म्यूजिक पर मिलेंगे। ये सारी चीजें भारतीय एयरटेल के स्पोक्स पर्सन ने मनी कंट्रोल को एक स्टेटमेंट में बताया है। एयरटेल की जो स्ट्रीमिंग सर्विस थी विंक म्यूजिक, वो 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, जिसमें ये भी था कि आप ऑफलाइन गाना डाउनलोड करके सुन सकते हो, अपनी फेवरेट कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो और आपकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में भी म्यूजिक सुन सकते थे। ये विंक म्यूजिक 10 साल तक चला और इस 10 साल की ड्यूरेशन में इन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की है। एयरटेल एप्पल के साथ कोलैबोरेशन करके एक्सक्लूसिव ऑफर्स देने वाला है उनके OTT वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स पर, जिसमें एप्पल TV प्लस और एप्पल म्यूजिक शामिल होगा। इस पार्टनरशिप की हेल्प से एयरटेल के एक्सट्रीम कस्टमर्स को एप्पल TV प्लस का भी कंटेंट एक्सेस करने को मिलेगा। तो जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है स्टार्टअप वर्ल्ड से। स्टार्टअप इकोसिस्टम में $100 मिलियन की फंडिंग आई है, लेकिन जो फंडिंग आने का तरीका है वो थोड़ा सा इस बार अलग हो गया है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी शेयर सेल्स। प्राइमरी शेयर सेल्स वो होता है, इसमें जो पैसा मिलता है वो सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है। मतलब अगर पर्सन ए है और उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया तो वो पैसा सीधा के सीधा कंपनी के अकाउंट में जाएगा और कंपनी उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करेगी। और सेकेंडरी शेयर सेल वो होता है, इसमें पैसा कंपनी के बैंक में नहीं जाता है, बल्कि एक इन्वेस्टर अपने शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। मतलब ये एक तरीके का शेयर का ट्रांसफर होता है जिसमें कंपनी को कुछ डायरेक्टली नहीं मिलता। मतलब एक बंदा है ए, इसको इस कंपनी सी के कुछ 10% शेयर्स में इंटरेस्ट है, तो इसने एक बी बंदे को पकड़ा और उसको कहा कि मैं तुमसे इस सी कंपनी के 10% शेयर खरीद लेता हूँ, बदले में तुम मुझसे या तो पैसे ले लो या तो मेरे से दूसरे शेयर्स ले लो। और इसके लिए वो एग्री हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो सी कंपनी है उसको कुछ नहीं मिलेगा और जो बंदा बी है वो अपने शेयर्स बेचकर कोई और शेयर्स ले सकता है या फिर पैसे ले सकता है और उस कंपनी से एग्जिट मार सकता है। तो अब हो क्या रहा है वो समझो। 2021 और उससे पहले जो ज्यादातर डील्स होती थी वो प्राइमरी नेचर की थी, यानी पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाता था। और अब ये हो रहा है, और अब ये सेकेंडरी शेयर सेल्स के नंबर बहुत बड़े हैं। मतलब हाल फिलहाल में जो डील्स हुए हैं स्टार्टअप्स में $100 मिलियन और उससे ज्यादा के, उनमें एक अच्छा खासा पोर्शन सेकेंडरी शेयर सेल्स का होता है। यानी नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग शेयर ओनर्स होते हैं वो भी अपने शेयर्स बेच देते हैं या फिर एक्सचेंज करवा लेते हैं। अब इससे होता ये है कि जब सेकेंडरी शेयर सेल्स ज्यादा होती है तो वैल्यूएशन थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये एक सिग्नल होता है लोगों के लिए कि पहले वाला इन्वेस्टर अपना एग्जिट ढूंढ रहा था, वो गया क्यों, वो किस वजह से गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, हजारों सवाल। लेकिन ओवरऑल ये एक विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में नए इन्वेस्टर्स को एंट्री मिलती है, पुराने इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न मिलता है और कंपनी के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि अब नए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है और नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो चीज़ें कुछ ना कुछ अच्छी होंगी। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो बड़े बड़े फंडिंग्स इंडियन स्टार्टअप्स में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो सेकेंडरी शेयर सेल्स का नंबर है इसके साथ साथ वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एग्जिट ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको चीज़ों के ऊपर अभी भी बिलीव है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरने के ऊपर। मतलब इसके कारण क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे क्यों हैं? तो इसके पीछे एक मेजर कारण है यूएस और चाइना के ग्रोथ कंसर्न्स। यूएस और चाइना की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड कम हो सकती है। ये एक बड़ा रीजन है ऑयल प्राइसेस के गिरने का। ऑयल प्राइसेस पिछले 3 दिनों में काफी तेजी से बढ़े थे, लगभग 7% तक, लेकिन अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, इसलिए प्राइसेस में गिरावट आई है। एक कारण ये भी है कि लीबिया और मिडिल ईस्ट के टेंशंस, लीबिया में ऑयल के प्रोडक्शन के शटडाउन होने की पॉसिबिलिटी है और इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में बढ़ते हुए टेंशंस भी ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो ऑयल प्राइसेस ग्लोबल इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, जैसे यूएस और चाइना के ग्रोथ, मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसीज से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। इस वक्त क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़े वॉलेटाइल रहेंगे क्योंकि ये ग्लोबल फैक्टर्स के साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं।